नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक क्लास पहले ही इस चैनल पे आ चुका है, लेकिन वो वाइट बोर्ड पे आया था, पेन मार्कर वाले बोर्ड पे। तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों को ये दिक्कतें आ रही थी कि उनको राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है या काफ़ी बच्चों को नोट्स चाहिए था। तो उन्हीं सभी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए हमने थोड़ा सा समय लिया, अपने आप को अपग्रेड किया और एआई के ज़माने में हमने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, अपने आप को अपग्रेड किया और आप सभी के सामने लेकर आ गए हैं नए वर्जन में हमारा ये क्लास। तो हमसे जुड़ जाइए, अब रेगुलर इसी प्रकार से हमारे क्लासेस आते रहेंगे। तो आप सब हमसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ कहीं भी हैं सारे इस चैनल को फैला दीजिए, ताकि सभी लोग इस चैनल के माध्यम से अधिक लाभ उठा पाए और एग्जाम के नज़रिए से अपनी तैयारी को और दुरुस्त कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर के फर्स्ट हाफ चैप्टर के बारे में, और उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम दिए गए इन सभी 5 टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है लैंड रिसोर्स, फिर लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, सोयल एज रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया और सोयल इरोजन एंड कंजर्वेशन। इन सभी 7 टॉपिक के बारे में हम काफी अच्छे से डिटेल में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला हम जानते हैं लैंड रिसोर्स के बारे में। लैंड रिसोर्स क्या है? जैसा कि हम सभी को पता है कि जमीन हमारे लिए काफी एक महत्वपूर्ण हमारे जीवन का अंग है। अगर जमीन ही नहीं रहेगा तो हम घर कहाँ बनाएंगे, जानवर कहाँ पालेंगे, खेती कहाँ करेंगे, और भी जो तमाम सारी गतिविधियां करते हैं ये बिना जमीन के हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं है। हम पक्षी नहीं हैं, हम जानवर नहीं हैं उड़ने वाले जो हम हवा में किसी चीज को कर लेंगे। तो हमारे जमीन का होना काफी जरूरी है। तो जमीन इसीलिए हमारे लिए बन जाता है रिसोर्स। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि रिसोर्स हर वो चीज जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का क्षमता रखता हो और हमारी आवश्यकताओं को पूरा भी करता हो, ऐसी चीजों को बोलते हैं रिसोर्स। तो इसी वजह से जो मेन 2 रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स और सॉइल रिसोर्स, इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो हम लोग इस लेक्चर में उन्हीं 2 रिसोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लैंड हमने जान लिया कि किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम जमीन के बारे में अगर हम जाने तो जमीन ऐसा नहीं है कि हम जहां पर रहते हैं हमारे आसपास जैसा भूमि है ऐसा ही भूमि हर जगह हो सकता है कि जैसा अभी हम जहां पर रह रहे हैं वो प्लेन एरिया है, तो कहीं हो सकता है माउंटेनियस यानी पहाड़ी क्षेत्र है, हो सकता है कहीं पे प्लेट्यू वाले एरिया है। तो जमीन को मेनली 3 भाग में बांटा गया है। उसमें से पहला है प्लेन, दूसरा है माउंटेन्स, तीसरा है प्लेट्यू। तो अब हम जानेंगे कि प्लेन क्या है। तो जो एक समतल क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन। प्लेन का यूज मेनली खेतीबाड़ी और इंडस्ट्रियल पर्पज से किया जाता है, और अधिक पॉपुलेशन जो लोगों का है वो प्लेन इलाकों में ही देखने को मिलता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जो लैंड है उसको सिर्फ आपने 3 भागों में बांट दिया, प्लेन, माउंटेन और प्लेटू। इसमें डेजर्ट्स भी होते हैं, इसमें आइलैंड्स भी होते हैं, वो सब तो आपने नहीं लिखा। तो प्लेन के अंदर हर वो चीजें आ जाती हैं जिसका जो स्लोप है, प्लेन का मतलब होता है कि वह जमीन जिसका जो स्लोप है वो काफी कम ज्यादा ना हो। तो जो बैलेंस मतलब उनके स्लोप के बीच में कम वेरिएशन अगर होते हैं किसी जमीन के तो उसको बोलते हैं प्लेन। तो उसमें जो मैदानी क्षेत्र के जो नदी के आसपास के क्षेत्र के मैदानी क्षेत्र होते हैं वो भी आ जाते हैं, और जो डेजर्ट्स यानी मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वो भी आ जाते हैं। अगर हम इंडिया के बारे में अगर हम प्लेन को देखें तो इंडिया में प्लेन 43%, टोटल लैंड का 43% प्लेन है और टोटल लैंड का 30% माउंटेनियस लैंड है, और उसी प्रकार से प्लेटू टोटल लैंड का 27% है। माउंटेन्स का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? टूरिज्म के लिए करते हैं, और इकोलॉजिकल फैसिलिटीज हमारे लिए अवेलेबल करवाता है। और जो जितने भी पेरेनियल रिवर्स है जैसे कि गंगा है, यमुना है, और भी घाघरा, गंडक, कोसी और इंडस नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तमाम सारी ऐसी नदियां जो सदाबहार नदी है जो साल के 12 महीने बहते हैं, इन सभी नदियों का जो सोर्स है
वो माउंटेन्स से ही निकलते हैं, क्योंकि ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स में ग्लेशियर होते हैं। तो माउंटेन जो है नदियों के पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। फिर उसी प्रकार से जो प्लेट्यूज है, प्लेट्यू क्योंकि हम देखते हैं कि एक ऐसा लैंड होता है जो अपने अंदर काफी सारी चीजों को दबाए हुए हैं। तो प्लेट्यूज हमारे लिए इस लिहाज से मिनरल्स के लिए उपयोगी हो जाते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जो कोयला है, डीजल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और जो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हैं, इन सभी चीजों के लिए प्लेट्यू महत्वपूर्ण है। अगर हम पाई डायग्राम के जरिए देखें इसी क्लासिफिकेशन को, इंडिया में लैंड के क्लासिफिकेशन को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लैंड है, जो प्लेन लैंड है वो 43% है, जो माउंटेनियस लैंड है वो 30% है, और जो प्लेट्यू रीजन है वो इंडिया में टोटल 27% है। अब हम जानेंगे लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। लैंड यूटिलाइजेशन क्या है? तो लैंड यूटिलाइजेशन से हम समझते हैं कि जमीन को हम किस प्रकार से यूज करते हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम देखते हैं कि जमीन को 5 प्रकार से यूज किया जाता है। फॉरेस्ट के जरिए, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, फैलो लैंड, और नेट शोन एरिया। ये 5 कैटेगरी बुक में इस प्रकार से कैटेगराइज किए गए हैं कि इस प्रकार से हम लैंड को यूज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं इसको डिटेल में। फॉरेस्ट क्या है? तो फॉरेस्ट मतलब हम समझते हैं कि जंगल जहां पे काफी अधिक मात्रा में पेड़ पौधे इत्यादि लगाए गए हैं। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन का मतलब है कि ऐसे जमीन, जो जमीन तो है वहां पे जंगल भी नहीं है, लेकिन हम खेती बाड़ी के लिए ऐसे जगह का यूज नहीं कर सकते। ऐसे जगह को 2 प्रकार से, ऐसे जगह को हम कभी कभी बंजर भूमि भी कहते हैं, जहां पे न खेती बाड़ी होता है, न लोग रहते हैं, और जो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं है, ऐसे जमीन को हम सड़कें बनाने के लिए, घर, बस्तियां, मोहल्ले इत्यादि बनाने के लिए भी यूज करते हैं। अदर कल्टीवेटेड लैंड में हम आते हैं परमानेंट पास्चर, यानी कि कुछ जमीन ऐसे होते हैं जहां पर परमानेंटली जानवर ही पाले जाते हैं, और पशुओं का जो घास फूस है, उनके दाना पानी इत्यादि की व्यवस्थाएं उस जमीन पर होती हैं। फिर दूसरा उसमें लैंड का कैटेगरी है लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स। मतलब लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स के अंतर्गत वे जमीन आते हैं जो जहां पे खेती हो रहा है, लेकिन वहां पे जंगल नहीं, वहां पे खेती किस चीज का हो रहा है? वनों का। कुछ किसी वनों का खेती हम इसलिए करते हैं ताकि उसके उत्पाद को हम बेच के, उसके लकड़ियों को बेच के अपना जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको चलाए। तो ऐसे जमीन जो है वो लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। फिर कल्चरलेबल वेस्ट। कल्चरेबल वेस्ट मतलब होता है कि ऐसे जमीन जहां पे खेती तो किया जा सकता है, लेकिन वो 5 साल से अधिक से वहां पर किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस नहीं किया गया। अब हम आते हैं फैलो लैंड। फैलो लैंड यानी कि पड़ती भूमि। पड़ती भूमि को 2 प्रकार से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है करंट फैलो, दूसरा है अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो में वे जमीन आते हैं जो 1 साल से अधिक या 1 साल या उससे कम से उस पर खेती नहीं किया गया है, ऐसे जमीन को पड़ती भूमि बोलते हैं, करंट पड़ती भूमि या करंट फैलो लैंड बोलते हैं। और जो ऐसे जमीन जहां 1 से 5 साल तक जो खेती बाड़ी है उसका एक्टिविटी नहीं किया गया है, इसको अदर देन करंट फैलो यानी कि पड़ती भूमि के अलावा जो भूमि है उसके रिकॉर्ड में रखा जाता है। फिर नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया क्या है? नेट शोन एरिया का मतलब होता है कि वह एरिया जहां पे एक्चुअली में खेती बाड़ी किया गया है, फसल, अनाज, इन सारी चीजों को लगाया गया है। अब इसी के क्रम में हम देखते हैं कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब ऐसे भूमि होते हैं जहां पर नेट शोन एरिया के अलावा भी वहां साल में 1 से अधिक बार खेती किया गया है, तो ऐसे जमीन को हम क्या बोलते हैं? नेट शोन एरिया। अब हम पढ़ेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के बारे में, यानी कि इंडिया में जमीन को किस प्रकार से यूज किया जा रहा है। अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो भारत का जो कुल, अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात करें तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। हिंदी में बोले तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पूरे इंडिया का लैंड एरिया है। फिर
लेकिन इंडिया में जो लैंड का डाटा है वो सिर्फ 93% लैंड का ही डाटा अवेलेबल है। आप कहेंगे 77% लैंड का एरिया क्यों नहीं, डाटा क्यों नहीं अवेलेबल है? तो 7% में कुछ ऐसे दुर्गम जगह है जहाँ पे लोगों को जाना, हमारे जो साइंटिस्ट है, जो सर्वेयर है, उनका वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं होता है, या फिर आज के डेट में मशीनें आ गई हैं तो मशीनों से उतना अभी हमको करेक्ट डाटा नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी रफ कुछ डाटा मिलते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट डाटा है वो 93% लैंड के बारे में ही हमको मौजूद है। इंडिया में हम लैंड यूज के पैटर्न को अगर हम समझे तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो नेट शोन एरिया है उसमें वेरिएशन मिलता है। इसमें हमें यह देखने को मिलता है कि जो कुछ राज्य है इंडिया का, जो कुछ राज्य उसका 80% से अधिक जमीन जो है वो नेट शोन एरिया में आते हैं, यानी वहां हर साल खेती किया जाता है। लेकिन वहीं पर कुछ राज्य ऐसे जहां पे सिर्फ 10% एरिया पे ही खेती किया जाता है। इसमें अगर हम देखें तो 80% से अधिक, जैसे पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसे जो कई सारे राज्य है, यहाँ पर 80% से अधिक जमीन पर जो है, यहाँ का जो 80% से अधिक लैंड है वो नेट शोन एरिया के अंडर में आते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि जैसे, मणिपुर जैसे स्टेट का, तो यहाँ का जो नेट शोन एरिया है सिर्फ 10% ही है। अब हम लैंड यूज पैटर्न में हम फॉरेस्ट कवर के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट कवर में हम देखते हैं कि जो इंडिया का नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 है, इसमें टारगेट किया गया है कि जो टोटल लैंड एरिया का उसके 33% लैंड पर जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अब है लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन होता है कि कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड विदाउट कंजर्विंग मेजर्स हैज लेड टू द डिग्रेडेशन अफेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड सोसाइटी। यानी जो हम लगातार जमीन को अंधाधुंध किसी भी प्रकार से उसको यूज कर रहे हैं, हानिकारक पानी को छोड़कर, हानिकारक उसमें जो फर्टिलाइजर्स है उसको डालकर, तो इस वजह से जो जमीन है वो काफी इंडिया का डिग्रेड हो चुका है। डिग्रेड का मतलब है कि वहां वो लैंड जो है अब खेती के लायक नहीं बचा है। तो ये सारी जो हम लैंड यूज पैटर्न को जब हम देखते हैं तो हमको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो मैंने मैप लगाया है, ये आप जो स्टेट्स हैं उसको भी देखते चले, ये आपको वहां पर बेनिफिशियल होगा जहां पे जो मैप फिलिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर आपको रफली इन सारी चीजों का आइडिया मिल जाएगा। तो जैसे इसमें हमने पंजाब के बारे में बात किया, तो पंजाब स्टेट हम देखते हैं कि ये स्टेट जो है पंजाब है। हरियाणा हमारा यहाँ पर है। उसी प्रकार से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है और ये हमारा मिजोरम है। अब हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन के बारे में। लैंड डिग्रेडेशन हमने अभी जाना कि क्या होता है, जो जमीन के जो जमीन का जो क्वालिटी है उसके खराब होने की प्रक्रिया को लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। लेकिन ये लैंड डिग्रेडेशन होता क्यों है? तो इसके कई सारे कारण हैं। पहला डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग, दूसरा ओवर ग्रेजिंग, तीसरा ओवर इरिगेशन और चौथा है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन से हम समझते हैं कि जब काफी अधिक मात्रा में वनों की कटाई होने लगती है तो उसे डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। माइनिंग, जब जमीन को खोद के उसके अंदर जो मौजूद चीजें हैं उसको जो हम बाहर निकालते हैं उसी को हम माइनिंग बोलते हैं। इंडिया के जो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे जो मिनरल्स है काफी अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, वहां पर उसको भर भर के दिन रात माइनिंग किया जाता है और इन मिनरल्स को निकाला जाता है। इन स्टेट्स में झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। इन स्टेट्स में जो माइनिंग है और डिफॉरेस्टेशन है, इसकी एक्टिविटीज काफी चरम सीमा पर है। अपने जो पहले किसी एक जमीन पे वो लोग माइनिंग करते हैं, माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन ये दोनों एक साथ कैसे हो रहा है? तो माइनिंग के लिए होता है कि जमीन को खुदाई करना होता है, उसके नीचे फिर सुरंगे बना के उसमें जो मौजूद चीजें हैं उसको बाहर निकाला जाता है। लेकिन एक जगह से माइनिंग किया और चीजों को निकाल लिया, फिर निकालते निकालते कुछ समय बाद वहां पे जो मौजूद चीजें थी वो खत्म हो गई। अब दूसरे जगह पे आगे बढ़ना है तो उसके ऊपर जो ऑलरेडी मौजूद फॉरेस्ट कवर है उसको काट पीट के बराबर कर दिया जाता है और फिर उसको माइनिंग फिर वहां से शुरू किया जाता है। और इस वजह से इन क्षेत्रों में डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग की जो एक्टिविटीज है वो काफी अधिक है। ओवर ग्रेजिंग, यानी कुछ स्टेट्स जहां पे जो एनिमल हस्बेंड्री है उसकी एक्टिविटीज काफी अधिक मात्रा में की जाती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इन स्टेट्स में ओवर ग्रेजिंग के वजह से भी
जो लैंड की क्वालिटी है वो काफ़ी बिगड़ी है। फिर ओवर इरिगेशन, कुछ स्टेट जैसा कि अभी हमने बात किया नेट शोन एरिया के अंतर्गत, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के जो पार्ट्स हैं, यहाँ पे खेती काफ़ी अधिक मात्रा में 80% यहाँ के लैंड पे खेती किया जाता है। तो उस वजह से जो यहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्याएं बढ़ जाती हैं, सॉइल में सैलिनिटी की मात्रा बढ़ जाती है, अल्काइन हो जाता है सॉइल। इस वजह से जो सॉइल का क्वालिटी है वो डिग्रेड हो गया है इन सारे स्टेट्स में। फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में क्या होता है, जो मिनरल्स प्रोसेसिंग होता है, जैसे कि जो मिनरल्स है जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि, ये हम डायरेक्ट जो हमारे आपके सामने मौजूद है हम डायरेक्ट नहीं प्राप्त करते। पहले एक पत्थर होता है, पत्थर का फिर कई सारे प्रोसेस किए जाते हैं, उस प्रोसेस के बाद फिर उसमें से जो माइंस जो निकाला जाता है मिनरल्स, फिर उसके बाद हमको प्राप्त होता है। यानी इसमें कई एक लंबा प्रोसेस मौजूद होता है। उसी प्रकार से जो सीमेंट इंडस्ट्री है, लाइमस्टोन इंडस्ट्री है, इन सभी में भी हम देखते हैं कि इसके जो डस्ट है हमारे आसपास के जो यहाँ पे इसके जो फैक्ट्रियां हैं, इसके आसपास जब डस्ट उड़ता है तो आसपास के जमीनों पर जाके बिछ जाता है। उससे क्या होता है कि लैंड की जो क्वालिटी है वो काफी इस प्रकार से हो जाती है कि पानी काफी अंदर तक जो है वो नहीं जा पाता, और उस वजह से धीरे धीरे जमीन का क्वालिटी खराब हो जाता है और बंजर पड़ने लगता है। अब ये तो समस्याएं हैं, लेकिन अब कंजर्वेशन के मेजर्स क्या है, यानी कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से हम जमीन को खराब होने से बचा सकते हैं। पहला है एफॉरेस्टेशन, दूसरा है प्रॉपर ग्रेजिंग मैनेजमेंट, यानी कि एफॉरेस्टेशन मतलब होता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए। यदि हमको किसी एक्टिविटी को करने के लिए पेड़ पौधों को काटना भी पड़ रहा है तो उसके बदले हमें न दुगना तो कम से कम उतना ही पेड़ को लगाया जाए, और लगाने के बाद कोशिश किया जाए कि वो चले भी, तभी सही मायने में वो एफॉरेस्टेशन हो पाएगा। नहीं तो आजकल तो हम देखते हैं कि पेड़ लगा दिया जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर हो ना हो कोई इसको देखने वाला नहीं है। तो इस एक्टिविटी से जो है एफॉरेस्टेशन की जो पेड़ लगाने का जो प्रोसेस है उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो पेड़ लगाइए भी और उसको बचाने के लिए भी जो कोशिशें हैं वो करते रहिए ताकि पेड़ लगे। फिर प्रॉपर ग्रेजिंग मैनेजमेंट, यानी कि जो पशु जो चारागाह है, चारागाह किसी भी लैंड पर नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर एक मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए कि एक प्रॉपर वही भूमि रहेगा, वहीं पर सिर्फ ग्रेजिंग के जो एक्टिविटीज है वो होंगे, ताकि अधिक जो एरिया है वो लैंड डिग्रेडेशन के दायरे में ना आए। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स, अब शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, शेल्टर बेल्ट्स ऐसे एक प्रोसेस है जिसमें जो जमीन का एक भाग होता है उसके हम चारों तरफ से या दो तरफ से पेड़ पौधे लगा देते हैं। वो पेड़ पौधा क्या करता है, जो दूर से हवाएं चलती हैं उन हवाओं के कारण जो उसको जाने का जो मिट्टी जाने का जो चांस था, उड़ के जाने का इरोजन होने का चांस था, वो कम हो जाता है शेल्टर बेल्ट्स के जरिए। तो इसीलिए शेल्टर बेल्ट्स अगर हम जितना अधिक से अधिक लगाएंगे, हमारा जो कल्चरेबल जो लैंड्स है उसका मात्रा उतना ही बढ़ेगा। फिर स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स विथ थॉर्नी बुशेस। सैंड ड्यून्स क्या होता है, जब तेज हवाएं चलती हैं तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ के एक जगह का जो रेत है उड़ के दूसरे जगह चला जाता है, वही सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब हम थॉर्नी बुशेस यानी कि जो कांटेदार जंगल झाड़ पेड़ पौधे होते हैं उसको अगर हम ऐसे क्षेत्रों में लगाएं तो यहाँ पर जो सिर्फ जो जो सैंड ड्यून्स का जो थॉर्नी बुशेस यानी जो कांटेदार पेड़ है उसको अगर हम लगाएं तो जो लैंड डिग्रेडेशन है ऐसे डेजर्ट्स एरिया में वो कम हो सकता है। एंड ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्पोजल, और इंडिया में जो मेन कारण ये है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, आपने भी अपने गली मोहल्ले कहीं भी देखा होगा कि अगर कोई इंडस्ट्री है तो किसी भी आसपास के किसी भी खाली जगह पे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो फेंक दिया जाता है, जो कि इलीगल भी है और काफी आसपास के लोगों के लिए, न केवल उस जमीन के लिए बल्कि लोगों के लिए भी हानिकारक है। तो ये लोगों में मोरल वैल्यूज भी होनी चाहिए जो इस चीज को करते हैं, और जागरूकता भी होनी चाहिए कि हमारे आसपास जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो ना फेंका जाए। तो इन सभी मेजर्स को अपना के हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। अब हम जानेंगे सोइल रिसोर्स के बारे में। तो सोइल रिसोर्स क्या है, सोइल एक रिन्यूएबल लिविंग सिस्टम है। अब लिविंग रिसोर्स मैंने बोल दिया लिविंग रिसोर्स, तो अब आप
बता ही दीजिए कि क्या सोयल एक लिविंग यानी कि बायोटिक रिसोर्स है या एबायोटिक रिसोर्स है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपका कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप उसको पूछिएगा, फिर उसके लिए हम एक डाउट सेशन लेके उसको क्लियर कर देंगे कि सॉइल किस प्रकार का रिसोर्स है और क्यों है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो सॉइल जो है एक रिन्यूएबल लिविंग सिस्टम है। रिन्यूएबल लिविंग सिस्टम का मतलब होता है कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उसी का जो डिकम्पोजिशन होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको डिकम्पोज होने में, वो फाइनली जाके वापस मिट्टी बन जाता है। ठीक है, कहते हैं ना कि मिट्टी का ही तन मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इसी प्रकार से जो जितनी भी बायोटिक चीजें हैं वो आखिर में सड़ गल के मिट्टी ही बनता है, लेकिन एक दो दिन में नहीं बनता, उसको बनने के लिए कई लाखों हजारों वर्ष लगते हैं। फिर ये जो चित्र देख रहे हैं ये सॉइल प्रोफाइल का चित्र है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो घास फूस होते हैं, उसके नीचे मिट्टियां होती हैं, उसके नीचे थोड़ा सा सख्त मिट्टी होता है, फिर उसके नीचे जो है पैरेंट रॉक यानी कि जो मेन रॉक सिस्टम है जमीन का वो शुरू हो जाता है। अब हम जानेंगे फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, यानी कि किन किन कारणों से रॉक्स बनते हैं। तो रॉक के बनने के लिए इन चीजों का होना जरूरी है। पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ, वेजिटेशन, टाइम, फोर्स ऑफ नेचर, टेम्परेचर, वाटर, ये सारी चीजें तय करती हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होगा और कब होगा और किस रेट से होगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम क्लाइमेट के बारे में बात करें तो किसी भी जगह का यदि क्लाइमेट काफी ह्यूमिड है तो वहां का जो सॉइल फॉर्मेशन का रेट है वो चीजें डिग्रेड वहां पे बहुत डिकम्पोज काफी जल्दी होंगी, और जब चीजें जितनी जल्दी डिकम्पोज होंगी उतनी जल्दी वहां पे सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें अलग अलग अपना रोल निभाती है सॉइल के फॉर्मेशन करने में। सॉइल प्रोफाइल के बारे में अभी हमने पढ़ा कि इसमें जो होता है सबसे ऊपर वाले सॉइल को टॉप सॉइल बोलते हैं, फिर उसके नीचे होता है सब सॉइल। सब सॉइल में जो है टूटे फूटे मिट्टी, क्ले इत्यादि आते हैं। फिर उसके बाद आता है सबस्ट्रेटम यानी कि वेदर्ड पैरेंट रॉक, यानी कि टूटे फूटे जो मिट्टी जो पथरीले जो भाग होते हैं जमीन के, और उसके नीचे और जब हम जाएंगे तो हमको वहां पे एकदम ठोस पत्थर मिलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद अनवेदर्ड पैरेंट रॉक, यानी उसी को हम बोलते हैं जहां से एकदम सॉलिड पत्थर मिलना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं बेड रॉक। उसके ऊपर जो हमको टूटे फूटे पत्थर मिलते हैं उसको बोलते हैं पैरेंट रॉक। आप सभी कभी ना कभी अपने जीवन में देखे होंगे कि आसपास नल लगाया जाता है समरसेबल करके, तो उसमें ये होता है कि जब उसको मिट्टी को खोदा जाता है तो फिर एक लिमिट के बाद उसमें से पत्थर निकलने शुरू हो जाते हैं, टूटे टूटे पत्थर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो लिमिट है वही पर जो है पेरेंट रॉक का लेवल वहीं पर देखने को हमको मिलता है। अब हम जानेंगे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। इस पोर्शन से हमेशा हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसमें हमने आप लोगों के लिए जो अरेंज किया है इंफॉर्मेशन को, वो इस प्रकार से कि जितनी भी सॉइल है उसके क्या इंपॉर्टेंट मिनरल कंटेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, किन किन स्टेट्स या फिर किन किन रीजन्स में पाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो कुछ उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है उस पर्टिकुलर सॉइल के, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहला देख रहे हैं एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल क्या है? इंडिया में जितने भी प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं, दुनिया में जितने भी प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं, उन सभी में एलुवियल सॉइल जो है सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, और इंडिया में सबसे अधिक यही सॉइल पाया जाता है। इसमें पोटैश की मात्रा, ये कई बार एमसीक्यू में पूछा भी गया है, पोटैश की मात्रा, फॉस्फोरिक एसिड का मात्रा, लाइम का मात्रा इत्यादि एलुवियल सॉइल में काफी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसी वजह से इस प्रकार के जमीन में चावल की खेती करना, गेहूं की खेती करना, शुगर केन की खेती करना, साग सब्जी इत्यादि की खेती करना काफी इजी हो जाता है। ये जो इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन का जो क्षेत्र है, जहाँ पे इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर का जो बेसिन है, और जो इंडिया का कोस्टल प्लेन है, उस क्षेत्र में एलुवियल सॉइल काफी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एलुवियल सॉइल को अभी अगर हम देखें तो दो प्रकार के होते हैं, ओल्ड एलुवियम और न्यू एलुवियम। ओल्ड एलुवियम को हम बांगर सॉइल और न्यू एलुवियम को हम खादर सॉइल बोलते हैं। अब ये क्या होता है? तो जैसा कि हम देखते हैं कि ये एक रिवर है, इसमें हर साल बाढ़ आते रहता है, ठीक।
तो बाढ़ आने के कारण जब इसका पानी ओवरफ्लो होता है इसके आसपास के क्षेत्रों में, तो ये इन क्षेत्रों का जो है मिट्टी उसको रिन्यू कर देता है, दोबारा इसमें नए मिट्टी आ जाते हैं, उसके मिनरल्स फिर से रिचार्ज हो जाते हैं, और इस वजह से ऐसे मिट्टी को हम न्यू एलुवियम या फिर खादर सॉइल बोलते हैं। इसके विपरीत जो इससे दूर के क्षेत्रों के, जो बाढ़ के क्षेत्र से दूर के जो एरिया है, यहाँ पर बाढ़ का पानी कभी नहीं पहुंच पाता है। बाढ़ का पानी ना पहुंच पाने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है हमेशा पुरानी की पुरानी ही रहती है, इस वजह से इसको एलुवियम ओल्ड एलुवियम बोलते हैं, और इसको बांगर सॉइल भी बोलते हैं। बांगर सॉइल में जो है कंकर का मात्रा यानी एक कंकरीला मिट्टी होता है, जबकि जो एलुवियम यानी खादर सॉइल है ये काफी फर्टाइल होता है, और यहाँ के जो पार्टिकल्स है सॉइल पार्टिकल्स वो काफी फाइन और काफी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। जो हम सेकंड सॉइल देखते हैं ब्लैक सॉइल, इसको हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। इंडिया जो है इंडिया में के वे क्षेत्र वे रीजन्स जहाँ पे कभी वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ करते थे जो कि अब नहीं होते हैं, तो उसके बचे हुए पोर्शन के कारण ही अब उन क्षेत्रों में हमको ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। ब्लैक सॉइल जो है क्लेई नेचर, आप सभी क्ले से खेले होंगे या देखे होंगे, काफी चिकना और पुलपुला टाइप का एक मिट्टी होता है, और सेम ऐसा ही नेचर ब्लैक सॉइल का भी होता है। ब्लैक सॉइल हैज हाई मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी, यानी इसमें मॉइस्चर काफी लंबे समय तक कंटेन हो सकता है, और डेवलप्स डीप क्रैक, लेकिन जब इसमें एक बार मॉइस्चर खत्म हो जाए तो इसमें डीप क्रैक्स यानी जमीन को में जो आप लंबी लंबी दरारें देखते हैं वो मॉइस्चर के कम होने के कारण ही ब्लैक सॉइल में काफी अधिक मात्रा में हमको देखने को मिलता है। लेकिन जब एक बार गीला हो तो फिर चिपचिपा बन जाता है। इस प्रकार के मिट्टी में कॉटन का खेती सबसे महत्वपूर्ण है। अब बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी जो है एमसीक्यू में पूछ लिया कि क्या ब्लैक सॉइल में सिर्फ कॉटन का ही खेती किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। कॉटन के अलावा भी काफी चीजों का खेती किया जाता है, लेकिन कॉटन का खेती जो है ये उसके लिए कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वजह से कॉटन की कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल को इंपॉर्टेंट माना गया। ये ब्लैक सॉइल जो है इंडिया के डेक्कन ट्रैप के रीजन यानी कि महाराष्ट्र, मालवा का प्लेट्यू, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, सौराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर की जो बेल्ट्स हैं इसके आसपास के क्षेत्रों में ब्लैक सॉइल काफी भरपूर मात्रा में हमको देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे रेड सॉइल और येलो सॉइल के बारे में। रेड सॉइल के बारे में एक बात मुझे हमेशा याद आता है कि मैंने एक बार अपने ऑफलाइन क्लास में एक बच्चे से पूछा कि बताइए रेड सॉइल क्या होता है, तो कहता है कि सर कभी महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें लाखों लोग मरे थे, उनका जो खून गिरा उस खून के कारण जमीन का कलर रेड हो गया। तो ये तो एक मजाक का बात है, लेकिन रेड सॉइल को अगर हम फैक्चुअली जाने तो रेड सॉइल क्या होता है और रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है। तो रेड सॉइल का कलर क्योंकि उसके मिट्टी में आयरन का जो कंटेंट है वो काफी अधिक होता है, और ये टूटे टूटे जो उसके हिस्से जो मेटामॉर्फिक रूप में रॉक के रूप में आयरन पाए जाते हैं, आयरन के कंटेंट वो उस मिट्टी में काफी अधिक मात्रा में घुले हुए होते हैं, जिसके कारण अधिक वर्षा के कारण वो अच्छे से घुल जाता है और वो कलर हमको देखने में लाल कलर का मिट्टी हमको दिखता है। फिर जो क्रिस्टलाइन इसका जो फॉर्मेशन है ये किस वजह से होता है, जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक है उसके टूट फूट के कारण यानी वेदरिंग के कारण ही रेड सॉइल हमको देखने को मिलता है। इसको लो ये ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहां पे लो से मॉडरेट रेनफॉल हो। इसका कलर हमने बता ही दिया कि आयरन के कारण रेड होता है। फिर अपीयर्स येलो व्हेन हाइड्रेटेड, जब इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है तब ये येलो कलर का दिखता है। ये जनरली लेस फर्टाइल होता है, खेती इसमें भी होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि एलुवियल सोइल में और बाकी सोइल में होता है। फिर पोरस एंड वेरिएबल इन नेचर। पोरस का मतलब होता है कि इसमें जो वाटर का जो इनटेक करने की जो कैपेसिटी है वो इसकी काफी अच्छी खासी है। फिर रेड सॉइल इज रिच इन आयरन, इस चीज को मैंने एक बार और बता दिया, 2 बार लगता है, इसको नोट कर दिया। फिर रेड सॉइल जो है ये हम देखें अगर तो डेक्कन प्लेट्यू के क्षेत्रों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट एंड मिडिल पार्ट ऑफ द गंगा, पिडमेंट जोन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब ये पिडमेंट जोन क्या होता है? पिडमेंट जोन, तो पिडमेंट जोन होता है कि ये जो पहाड़ है
इस पहाड़ का स्लोप है, इस स्लोप पे मिट्टी हमेशा कुछ ना कुछ कंकड़ के रूप में आके जमा होते रहता है। तो यहाँ का जो जमीन है, जो मिट्टियां हमको हमेशा छोटे छोटे कंकड़ के रूप में हमको देखने को मिलता है। तो ऐसा जोन जो उस पे एक माउंटेन के फुट पे पाया जाता है उसको हम बोलते हैं पेडमेंट जोन। तो वेस्टर्न घाट के पेडमेंट जोन में और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्टेट्स में रेड सॉइल हमको देखने को मिलता है। रेड सॉइल में जो है ज्वार, बाजरा, दाल की खेती, कॉटन की खेती और ग्राउंडनट्स यानी मूंगफली की खेती, तंबाकू इत्यादि की खेती काफी भरपूर मात्रा में देखने को हमको मिलता है। अब हम जानेंगे लेटराइट सॉइल के बारे में। लेटराइट सॉइल क्या है? लेटराइट सॉइल का में लेटर का मतलब होता है कि ब्रिक, यानी ऐसा जमीन, ऐसा मिट्टी जो थोड़ा सा ब्रिक बनाने के लिए, यानी ब्रिक्स बनाने के लिए जिस मिट्टी का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं लेटेराइट सॉइल। इसीलिए ब्रिक बनाने के लिए जो मिट्टियां हैं वो थोड़ा सा हल्के काले रंग की होती है। ये किस वजह से होता है? ये ट्रॉपिकल रीजन्स में, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स है, वहां पे जब काफी अधिक मात्रा में रेनफॉल हो जाता है उसके कारण जो मिट्टी का क्वालिटी खराब होने के बाद वो लेटराइट सॉइल बन जाता है। और जहाँ पे जिन क्षेत्रों में अधिक रेनफॉल हो, टेम्परेचर अधिक हो, यानी ह्यूमिडिटी अधिक हो, ऐसे क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी हमको देखने को मिलता है। लेटराइट सॉइल जो है एसिडिक नेचर में एसिडिक होता है, फिर इसकी फर्टिलिटी काफ़ी कम होती है क्योंकि इसके सारे जो मिनरल्स है वो ख़त्म हो चुके होते हैं अधिक लीचिंग के कारण। फिर आयरन, एल्युमिनियम जैसे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। ये इंडिया के वेस्टर्न घाट के रीजन में, ईस्टर्न घाट के रीजन में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और बंगाल, नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट्स में इसको हम देखने को मिलता है। यहाँ पर जो खेती है वो टी, कॉफी, रबर, काजू इत्यादि का खेती हमको देखने को मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे एरिड सोइल और फॉरेस्ट सोइल के बारे में। एरिड सोइल क्या होता है? एरिड सोइल मतलब होता है कि जिसको हम मरुस्थलीय जमीन बोलते हैं हिंदी में। ये सैंडी यानी बालू के जैसा होता है, सलाइन होता है, लैक ऑफ ह्यूमस यानी इसमें वाटर की कंटेन करने की कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। और अगर यहाँ पे अच्छे से इरिगेशन किया जाए तभी यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, अन्यथा इसमें एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। इसको हम डेजर्ट सोइल भी बोलते हैं। इसका कलर जो है ब्राउन, रेड से ब्राउन के बीच में हमको देखने को मिलता है। और इसमें अगर हम मिनरल्स की बात करें तो इसमें उस प्रकार से जो अन्य सॉइल में मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें मिनरल्स की मात्रा हमको देखने को नहीं मिलती है। और ये जो है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न घाट और उत्तर प्रदेश के स्टेट्स में हमको उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हमको इसको देखने को मिलता है एरिड सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल यानी जंगली मिट्टी। जंगली मिट्टी क्या होती है? ये हिली एरियाज और माउंटेनियस एरियाज में पाए जाते हैं, लोमी होते हैं, सिल्टी होते हैं। लोमी मतलब कि चिपचिपा और उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी अधिक है। और ये हिली रीजन्स में पाए जाते हैं। और इसकी फर्टिलिटी जो है इस बात पे डिपेंड करती है कि किस प्रकार का जगह है, क्योंकि रिच इन ह्यूमस यानी इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक है तो फॉरेस्ट कवर यहाँ पे काफी डेंस देखने को हमको मिलते हैं। फिर इस पे फिर भी जो अगर खेती बाड़ी हम देखें तो टी, कॉफी, स्पाइस, फ्रूट्स, एप्पल, पीच, इन सारी चीजों का जो खेती वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। अब अगर हम मैप वर्क के बारे में देखें तो एग्जाम में कभी कभी जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ग्रीन वाला, ये सारे जो है माउंटेनियस या फिर फॉरेस्ट सॉइल यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो हल्का सा लाइट कलर में आप देख रहे हैं ये वे क्षेत्र हैं जहाँ पे, वे रीजन्स इंडिया के जहाँ पे एलुवियल सॉइल काफी अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल ना केवल इन क्षेत्रों में बल्कि अब जैसा कि हमने डिस्कस किया ये कोस्टल प्लेन्स में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी कम मात्रा है लेकिन कम मात्रा में है। फिर ये जो पार्ट है यहाँ पे ब्लैक सॉइल हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा जो ये जो रेड वाले पोर्शन है या ये हमको रेड सॉइल यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
ये जो पोर्शन है ये एरिड सोयल हमें देखने को मिलते हैं इन क्षेत्रों में, और उसके अलावा जो ये छोटे छोटे पैचेस कहीं कहीं पे बने हुए हैं, ये सारे वे जगह है जहाँ पे लेटेराइट सोयल देखने को मिलता है। ये इमेज आपको अपने ज्योग्राफी के बुक में भी मिल जाएगा, और अगर जिसके पास भी ज्योग्राफी का बुक अगर एनसीईआरटी का ना हो तो आप इससे स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। मैं इसको सारी चीज़ों को इरेज कर दे रहा हूँ और इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर ले ताकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपके छोटे नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन के बारे में। सॉइल इरोजन क्या है? जो जमीन है, मिट्टी है, वो कट के जब एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो इसी प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, और इस प्रोसेस को, इस घटना को रोकने के तरीके को हम कंजर्वेशन के तहत पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन के कितने पार्ट्स हैं, कितने टाइप्स है? तो इतने प्रकार से सॉइल इरोजन होते हैं। पहला है गली इरोजन। गली इरोजन क्या है? हमने आसपास देखा होगा नदी वाले क्षेत्रों में, बाढ़ जिस क्षेत्र में आता है उधर बाढ़ के क्षेत्रों में, और जब हम इसका जो छोटा सा एग्जांपल देखें, जब हम खेत में पानी वगैरह का भी छोड़ने जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जहां पे मुलायम मिट्टी है, वो जब पानी का फ्लो वहां से बहता है तो वो मुलायम मिट्टी पहले कट के चला जाता है। तो इस वजह से जो सॉइल का इरोजन हुआ, इस प्रकार के इरोजन को हम गली इरोजन बोलते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो सॉफ्ट मिट्टी था वो वाटर के फ्लो के कारण बह के आगे तक चला गया है। और इस प्रकार का जो लैंड है वो इंडिया के चंबल बेसिन के क्षेत्रों में, और इस प्रकार का जो लैंड है इंडिया का जो चंबल रिवर का जो बेसिन है उस क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में इसको रवाइंस के नाम से भी हम जानते हैं। और कंटूर प्लोइंग और एफोरेस्टेशन के जरिए जो है हम इस प्रकार के इरोजन को होने से बचा सकते हैं। उसके बाद आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है? जब शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या है? जब हवा के कारण या हल्की फुल्की बारिश के कारण जब मिट्टी का जो टॉप लेयर है वो उड़ के कहीं एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है तो इस प्रकार के इरोजन को हम शीट इरोजन बोलते हैं। और इस शीट इरोजन से जो है सॉइल की फर्टिलिटी भी काफी कम हो जाती है, और क्योंकि उसके जो मिनरल्स है, टॉप सॉइल के जो मिनरल्स है वो सारे इरोजन के साथ बह के दूसरी जगह चले जाते हैं, जिस वजह से जो खेती करने में है ऐसे क्षेत्रों में हमको कठिनाइयां देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से जो देखिए एक प्रॉपर प्लेन लैंड होता है और खेती हवा के कारण जो इसका जो मिट्टी है एक जगह से कट के दूसरी जगह चला जाता है। फिर अब हम उसके बाद देखते हैं विंड इरोजन। तो विंड इरोजन क्या है? हवा के कारण जो मिट्टियां हैं उड़ के इस प्रकार से चली जाती हैं कहीं और, तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम बोलते हैं विंड इरोजन। अब जानेंगे इसके कंजर्वेशन के क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो पहला है कंटूर प्लोइंग। कंटूर प्लोइंग क्या होता है? पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से इसके टेक्निक्स है। कंटूर प्लोइंग है, फिर टेरेस फार्मिंग है, फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग है, शेल्टर बेल्ट्स हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। तो कंटूर प्लोइंग क्या होता है? कभी कभी जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कंटूर प्लोइंग और टेरेस फार्मिंग, इन दोनों का जो इमेज है वो एक तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है। जो टेरेस फार्मिंग है उसको कंटूर फार्मिंग के तरीके से ही किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ हिली एरियाज में तक सीमित रहते हैं। लेकिन कंटूर फार्मिंग को जो है प्लेन एरियाज में भी किए जाते हैं। उन एरियाज में जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया जहां का बैड लैंड टोपोग्राफी होता है, यानी जहां पे गली इरोजन के काफी अधिक चांसेस होते हैं, ऐसे जगह पे कंटूर्स बना के, इस प्रकार के कंटूर्स बना के खेती किया जाता है। तो इस प्रकार की खेती को हम कंटूर फार्मिंग बोलते हैं। ये शीट इरोजन और गली इरोजन से भी उसको मिट्टी को रोकता है। उसका टेरेस फार्मिंग हम सभी छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जानते हैं कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी पानी का एक जगह से दूसरे जगह रुकना पॉसिबल नहीं है, वो काफ़ी ऊपर से नीचे काफ़ी तेज़ी से खिसक के आता है, जिस वजह से हम टेरेस फार्मिंग पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं। उसके बाद स्ट्रिप क्रॉपिंग में देखते हैं कि आप इस प्रकार से जो ये
खेत है उसमें इस प्रकार से लाइनें बना दी जाती हैं, ताकि इसमें जो मिट्टी का जो कटाव है वो काफी कम हो पानी के साथ, क्योंकि यहाँ से अगर पानी जाएगा तो इसकी मिट्टियां कट के आसपास के पेड़ों के पास जमा हो जाएंगी, जिस वजह से मिट्टी का इरोजन काफी कम होगा। तो इस प्रकार के इरोजन को रोकने के लिए हम स्ट्रिप क्रॉपिंग भी करते हैं। उसके बाद शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि लैंड के जब चारों तरफ से इस प्रकार से देखिए पेड़ लगा दिया जाता है, तो ये पेड़ क्या करते हैं, जो तेज बहने वाली हवाएं होती हैं उन हवाओं को इधर मेन एरिया में आने से रोकता है, जिस वजह से जो कल्चरेबल लैंड है इसके बीच का जो मिट्टी है वो कटने से बच जाता है, सॉइल इरोजन यहाँ का रुक जाता है। तो शेल्टर बेल्ट्स भी गाँव में काफी प्रचलित है और काफी जगह पे इसको यूज भी किया जाता है, ताकि सॉइल इरोजन को की जो संभावनाएं है उसको कम से कम किया जाए। इसी के साथ ये लेक्चर हमारा फाइनली ये सेकंड पार्ट जो है खत्म हुआ है, और कल हम तुरंत अब बिना देर किए जो सेकंड चैप्टर है उसको भी लेकर आएंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, हमें भी इनकरेज कीजिए। हम इनकरेज होंगे तो अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे, अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आएंगे, जो न केवल एग्जाम्स में बल्कि आपके डेली लाइफ में भी यूजफुल साबित हो। तब तक के लिए नमस्कार।